नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के संदर्भ में। इस टॉपिक में हम भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, अंग्रेजी कानून थे, उनका भारतीय संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा, उनकी बात करेंगे हम। हालांकि इसमें देखो 1919 और 1935 इसके विशेष संदर्भ में बात की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, जब भी संवैधानिक विकास की बात आती है तो भारत का संवैधानिक विकास है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आगमन से ही शुरू हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, व्यापार के उद्देश्य से यहां पर आती है, व्यापार के साथ साथ सत्ता की राजनीति का खेल खेलने लग जाती है, अनियंत्रित अराजकता का वातावरण पैदा कर देती है देश में। ब्रिटिश सरकार को लगता है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि भारत पे लंबे समय तक राज किया जा सके। तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए काफी कानून पारित किए। उन्हीं कानूनों से धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास होता गया और आज जो भारत का संविधान आपको देखने को मिलता है उस पर उन कानूनों का प्रभाव कहीं ना कहीं झलकता है। अगर मैं कहूं कि भारत के संविधान पर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी देश के कानूनों का रहा तो वो दोस्तों अंग्रेज या ब्रिटिश थे। उन्हीं के कानूनों का भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी और इस कंपनी का उद्देश्य था ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य जो देश थे या यूरोप के अतिरिक्त अन्य देश थे वहां जाना, व्यापार करना। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन में ध्यान रखना दोस्तों, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और वहां पर संपूर्ण सत्ता किसमें निहित होती है? राजा में। हालांकि राजा को संसद नियंत्रित करती है, मुख्य सत्ता का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद करती है। राजा वहां पे नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन फिर भी वहां पर जो भी आदेश पारित किए जाते हैं वो महारानी या राजा के नाम से पारित किए जाते हैं। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, उसने एक चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। हालांकि एलिजाबेथ ने कुछ वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया। एलिजाबेथ प्रथम के बाद जो राजा आए जेम्स, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिल गया उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापार करने के लिए भारत में आती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापार करने के लिए आती है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय भारत में मुगलों का शासन था। ध्यान रखना, मुगलों का शासन था, ठीक है। और मुगल शासक था उस समय जहांगीर। उस समय मुगल शासक जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर से सर टॉमस रो जो अंग्रेजी राजदूत था, सर टॉमस रो जो अंग्रेजी राजदूत था कंपनी की ओर का, कंपनी का प्रतिनिधि था, वो अजमेर में मिला ठीक है। वो कहां पर मिला? अजमेर में मिला और जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी भारत में। तो दोस्तों जहांगीर ने अनुमति उनको दी और अंग्रेजों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में स्थापित की। पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में स्थापित की। कैसे उन्होंने अनुमति ली, कैसे नहीं ली, हिस्ट्री का विषय है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे अपने को मोटी मोटी बातें, दो तीन चीजें याद रखने लायक है। हालांकि संवैधानिक विकास 1773 के एक्ट से शुरू होता है, लेकिन फिर भी इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। पहली चीज की ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ब्रिटेन की यह कंपनी थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी
उन्होंने भारत में व्यापार करने का एकाधिकार उस कंपनी को दिया, कुछ वर्षों के लिए, 9 वर्ष के लिए दिया था। उसके बाद राजाए उन्होंने आजीवन इसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, फिर यह कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में आती है और अपनी पहली जो कोठी है वो कहां पर स्थापित करती है? सूरत में स्थापित करती है। अब दोस्तों देखिए, हम कहें कि केवल अंग्रेज भारत में पहले आए, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन की थी, यूरोप के और भी ब्रिटेन से ताकतवर देश थे उस समय। पुर्तगाल था, डच थे, फ्रांसीसी थे, ये भी थे, और सभी दूसरे देशों में व्यापार की तलाश कर रहे थे। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में विदेशियों का आगमन क्रम क्या है? आगमन का क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, इस देश में आए थे पुर्तगाली। 1498 आपको याद होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, इन्होंने भारत की खोज की, भारत की खोज की। कालीकट बंदरगाह पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पहुंचा, वहां की परिस्थितियां देखी, और आप जानते हो दक्षिण जो भारत है वहां पे मसालों का काफी व्यापार होता है, मसालों का काफी उत्पादन होता है। तो वास्को डिगामा को लगा, उस समय ब्रिटेन में मसालों की अच्छी खासी मांग थी, तो वास्को डिगामा को लगा कि व्यापार का एक अच्छा विकल्प है भारत में। अपने जो भी संदेश था पुर्तगाल भेजा। तो सबसे पहले जो भारत में आए थे ना, वो आए थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद में बात करें दोस्तों, डच आए। पुर्तगालियों के बाद में कौन आए? डच भारत में आए। इनके बाद में अंग्रेज आते हैं दोस्तों, उसके बाद में कौन आता है? अंग्रेज आते हैं भारत में। ठीक है, अंग्रेजों के बाद की बात करें, फिर आते हैं डेन। ये भी ध्यान रखना, यूरोपीय जाति है डेन, ये भारत में आए। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में यूरोपीय कौन आया? फ्रांसीसी आए। उसके बाद में कौन आया? फ्रांसीसी। ये जितने भी देश भारत में आए, इन सबका शुरुआती जो उद्देश्य था दोस्तों, वो था व्यापार करना। शुरुआती जो उद्देश्य था वो था व्यापार करना। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पुर्तगाली आए, इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, बस एकाधिकार इनको प्राप्त था, जैसा चाहे भारत में व्यापार कर सकते थे। पुर्तगालियों के बाद में यूरोप से डच आ गए, दोनों अपने आप में ताकतवर। तो पुर्तगाली जो खुला व्यापार कर रहे थे, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उसका एक कंपटीटर आ गया डच। डचों के बाद में अंग्रेज, फिर आ गए डेन, फिर आ गए फ्रांसीसी। अब क्या हुआ? व्यापार कई भागों में बट गया, सबका उद्देश्य सेम कि भाई व्यापार करना। सबका उद्देश्य क्या था? सेम था, व्यापार करना। व्यापार कहां पे? भारत में व्यापार करना। भारत देश एक, व्यापार करने वाले देश 5, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लड़ाई हुई, झगड़े हुए। धीरे 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 क्या हुआ? अंग्रेज ताकतवर बन के उभरे। चूंकि उस समय की बात करें तो ब्रिटेन नौसेना के मामले में सबसे ताकतवर देश था। जैसे आज अमेरिका का वर्चस्व है दुनिया में, उस टाइम ब्रिटेन का वर्चस्व था दुनिया में, और वो वर्चस्व नौसेना के बल पे, समुद्री ताकत के बल पे ब्रिटेन का वर्चस्व था। और यही वर्चस्व या यही ताकत थी इनको हराने में सफल रही, और लास्ट में अंग्रेज भारत में स्थायी रूप से टिकने में सफल रहे। हालांकि देखो, डच, पुर्तगाली है या फ्रांसीसी है, ये भी ध्यान रखना लास्ट तक भारत में थे, लेकिन लास्ट 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो इनका शासन तो बिल्कुल छोटे से क्षेत्र पे था। इनका शासन तो बिल्कुल छोटे से क्षेत्र पे था, जबकि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में था। तो दोस्तों ये क्रम आप याद रखना कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर आए डच आए, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेन, और फिर आए फ्रांसीसी। ठीक है, ये निश्चित क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम अब संवैधानिक विकास की बात करते हैं। तो देखिए, भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कंपनी का शासन, और दूसरा है ब्रिटिश ताज का शासन। दोस्तों 1773 से 1857 तक, 1773 से 1857 तक भारत में कंपनी का शासन रहा। और यह कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का शासन रहा।
इस कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए। उसमें पहला जो अधिनियम था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब ये कानून था दोस्तों, ध्यान रखना, 20 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए? रेगुलेटिंग एक्ट था वो 20 वर्ष के लिए था। हालांकि इसमें सुधार की आवश्यकता हुई तो बीच में एक कानून पारित करना पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर उसके बाद इसके बाद एक 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। फिर उसके बाद 1857 का चार्टर अधिनियम आया। इन अधिनियमों का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया की जो गतिविधियां थी भारत में उसको नियंत्रित करना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको नियंत्रित करना, उसको संयमित करना, उसको राजकता में लाना, यह इस चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, याद करने का सबसे सरल तरीका है कि दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद प्रति 20 वर्ष में, ध्यान रखना यह कानून 20-20 वर्ष के लिए था। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए बीच में एक कानून आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर उसके बाद में कौन सा कानून आता है? 1793 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। और इस चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम कौन था? 1857 का चार्टर अधिनियम। यहां तक के शासन की बात करें दोस्तों, कंपनी का शासन था और इस दौरान कंपनी ने भारतीयों के ऊपर काफी अत्याचार किया। कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तिगत स्तर पर अनेक ऐसे कानून लाई जो भारतीय सामंतों के खिलाफ थे, भारतीय राजाओं के खिलाफ थे, भारत की जनता के खिलाफ थे। तो कंपनी के प्रति जो असंतोष था वो एक आग की तरह, एक ज्वाला की तरह उभर कर आया और भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अगर संयमित शासन भारत पर नहीं किया जाएगा, अगर संयमित शासन भारत के ऊपर नहीं किया जाएगा तो भारत में ज्यादा दिन तक टिकना पॉसिबल नहीं है, भारत से जल्दी ही भागना पड़ेगा। क्योंकि 1857 की क्रांति थी दोस्तों, भारत के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, पहली बार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया गया। हालांकि उसका एक सर्वमान्य नेता नहीं था, उस क्रांति में समन्वय का अभाव था। उस क्रांति के समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सके और वो क्रांति असफल रही, या देश की स्वतंत्रता का पहला जो संग्राम था 1857 की क्रांति वो असफल रही। हालांकि इसने अंग्रेजों से काफी सबक, अंग्रेजों ने काफी सबक लिया, अंग्रेजों को एहसास करा दिया इस क्रांति ने कि अगर सही तरीके से शासन नहीं किया जाएगा, अगर कंपनी ऐसे ही भारतीयों के ऊपर अत्याचार करती रही तो भारत में ज्यादा दिन तक टिकना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या किया दोस्तों, कंपनी के शासन को यहां पर क्या कर दिया? समाप्त। और डायरेक्ट, अब ध्यान रखना, ब्रिटिश ताज यानी भारत का शासन किसके नियंत्रण में आ गया? राजा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ध्यान रखना, 1857 के बाद की बात करें, 1857 के बाद की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन, भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था बल्कि डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी का शासन था, ब्रिटेन के ताज का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था। ब्रिटिश सरकार वहां से अपने प्रतिनिधि यहां पर भेजकर भारत के शासन को नियंत्रित कर रही थी, भारत को चला रही थी, भारत के लिए कानून बना रही थी। और इसी श्रृंखला में उन्होंने पहला कानून बनाया 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद जो कानून आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है।
फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से भारत को आजाद किया गया। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम भारत के संवैधानिक जो विकास है उस दिशा में ये जितने भी चार्टर एक्ट, परिषद अधिनियम, सुधार अधिनियम, शासन अधिनियम जो पारित किए गए, हम उनकी बात करेंगे, उनकी मुख्य मुख्य चीजें। हालांकि देखो इसमें भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 को बहुत डीपली पढ़ेंगे और बाकी इनकी मुख्य मुख्य बातें करेंगे जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो सर, इससे रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा महत्व यही है, आप मान के चलिए कि यह पहला एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की कोशिश की। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मनमर्जी तरीके से व्यापार कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। तो यह पहला एक्ट था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में नियंत्रित करने का प्रयास किया ब्रिटिश सरकार ने। तो वो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और दोस्तों यही से भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत हो जाती है। यही से भारत ने सीखना शुरू कर दिया था कि हम अपना संविधान कैसे बनाएंगे, उसमें कौन से कानून रखेंगे, कौन से कानून नहीं रखेंगे, कौन सी चीजें जनता के लिए उपयोगी होगी, कौन सी चीजें इस भारत के उद्देश्यों को साकार करने वाली होगी। यही से कानूनों का ज्ञान होना शुरू हो गया। तो दोस्तों पहला एक्ट, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल तो क्या था कि इसने कंपनी के कार्य को क्या किया? कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने की दिशा में पहल की। अब देखो इसमें मुख्य मुख्य विशेषता क्या है ये याद रखना दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषता देखो, पहली यहां पे भारत के द्वारा पहला जो शासन था वो बंगाल, अगर अंग्रेजों ने भारत में पहली बार शासन स्थापित किया तो वो कहां पर किया था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल था। अब उस समय बंगाल में शासन था वो गवर्नर कर रहा था। कौन कर रहा था? गवर्नर। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया दोस्तों? बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अब ध्यान रखना एक खास बात तो इसमें यह थी कि पहले बंगाल का जो रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764, उसके बाद बना था। उस बंगाल के गवर्नर का एक तो पदनाम बदला गया इसमें, और पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल पदनाम कर दिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना, ये बंगाल का गवर्नर था ना, अब इसको दो जगह का और गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक तो कहां का? बंबई का, और दूसरा मद्रास का। एक तो बंबई का और दूसरा मद्रास का। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको बताता हूं। अंग्रेज आए, पहली बार शासन उन्होंने कहां पर स्थापित किया? बंगाल में। और बंगाल में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? गवर्नर कर रहा था। और पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध था, और इसमें अंग्रेज ताकतवर बनकर उभरे। ठीक है, और अंग्रेजों का बंगाल में शासन स्थापित हो गया और अंग्रेजों ने एक पदनाम गढ़ा गवर्नर। अब इस एक्ट यानी 1773 का एक्ट था, इसमें गवर्नर की जगह तो क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नाम कर दिया। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना गवर्नर जनरल के अधीन अब तीन चीजें आ गई। एक तो बंगाल तो था ही, एक तो बंगाल तो था ही, और बंगाल के साथ साथ बंबई को भी इसके नियंत्रण में, बंबई को भी इसके नियंत्रण में ले आए, और मद्रास को भी इसके नियंत्रण में ले आए। यानी अब ध्यान रखना ये गवर्नर जनरल केवल बंगाल का नहीं रहा, बल्कि ये बंगाल, बंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल बन गया। तो पहले सत्ता विकेंद्रित थी। ध्यान रखना पहले क्या था? बंगाल का अलग गवर्नर था, बंबई का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग गवर्नर था। अब क्या हुआ?
तीनों का एक गवर्नर बना दिया गया। इसका मतलब जो विकेंद्रीकृत पद्धति थी उसका केंद्रीयकरण कर दिया, ताकत एक व्यक्ति के हाथ में ला दी इन्होंने, ताकत एक व्यक्ति के हाथ में ला दी। समझ रहे इस बात को? तो इसने भारत में केंद्रीय शासन की नींव डाली। इसने भारत में किसकी नींव डाल दी? केंद्रीय शासन की नींव डाल दी। कैसे डाली दोस्तों? पहले मद्रास का अलग गवर्नर था, बंबई का अलग था, बंगाल का अलग था। इस एक्ट ने क्या किया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया, ठीक है, और बंगाल के साथ साथ उसको बंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया। अब तीनों की शासन सत्ता थी, अकेला व्यक्ति चला रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने भारत में केंद्रीय शासन की नींव डाली, ठीक है। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन बने जो भारत के प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल? वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहां पे दो चीजें हैं, अगर आपसे पूछ ले बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो वो तो है रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है दोस्तों? चलो अगली इसकी विशेषता पढ़ते हैं। दोस्तों इस एक्ट ने क्या किया? कलकत्ता में, जिसको फोर्ट विलियम बोलते हैं, फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता को बोला जाता था पहले, ठीक है, कलकत्ता को बोला जाता, वहां पे एक अपेक्स नाम से, एक अपेक्ष न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। कलकत्ता में इस एक्ट ने क्या किया? अपेक्ष न्यायालय के रूप में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया। और इस सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या था? उस समय अंग्रेजों का शासन एक तो बंगाल में था, मद्रास में था और बंबई में था। उन सबके निर्णय के विरुद्ध अंतिम सुनवाई करने का अधिकार इस कलकत्ता वाले अपेक्ष न्यायालय को था। इस न्यायालय में ध्यान रखना, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। और सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पे जैसे मैंने बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत 1774 में क्या किया? कलकत्ता में अपेक्ष न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। यह सर्वोच्च न्यायालय केवल बंगाल का था और इसको मद्रास और बंबई के जो न्यायालय थे इनके विरुद्ध अपील पर सुनवाई का अधिकार भी था। तो यह बात आप ध्यान रखना कि यह संपूर्ण भारत के लिए नहीं था। भारत के लिए तो 1935 जो कि बाद में पढ़ेंगे हम, फिलहाल के लिए यह याद रखना कि यह बंगाल के लिए था ना। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे बने, इसके सर एलिजा इम्पे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना एक चीज, यहां पे कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसका काम क्या था? ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी के शासन को नियंत्रित कर रहा था, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापार संबंधी और प्रशासन संबंधी अंतिम निर्णय लेता था कि व्यापार के लिए कौन सी नीतियां होगी और देश में प्रशासन चलाने के लिए कौन सी नीतियां होगी। इस पर पूरी तरीके से किसका नियंत्रण था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण था। यानी व्यापारिक कार्य भी इसके पास थे या आर्थिक मामले भी इसके पास थे और प्रशासनिक मामले भी इसी के पास थे, दोनों इसी के पास थे। और इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें मुख्य बातें यही थी। एक बार मैं फटाफट बता देता हूं आपको दोबारा, ठीक है। पहली चीज क्या की कि कंपनी को नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम था, ठीक है। दूसरी हम बात करें, इसमें बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया।
और साथ में ही उसको बंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया, यानी केंद्रीयकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। तो भारत में केंद्रीय शासन की नींव पहली बार अगर डाली अंग्रेजों ने तो इस एक्ट के माध्यम से डाली। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसी में हमने पढ़ा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 4 न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे थे और साथ में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया इसके माध्यम से। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ध्यान रखना, व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों काम इसी के पास थे, इनको अलग अलग नहीं किया गया। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान देना, हालांकि ये रेगुलेटिंग एक्ट था वो 20 वर्ष के लिए था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां भी आपको समझ में आ जाएगी क्या कमी थी। उन कमियों को सुधारने के लिए 1784 में 1784 में एक एक्ट आया। उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पहली चीज तो देखिए, ब्रिटेन के जब ये एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स द यंगर, या लॉर्ड पिट्स भी बोल सकते हो, पिट्स द यंगर, या फिर आप ये बोल सकते हो लॉर्ड पिट्स। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए इसकी क्या विशेषता थी दोस्तों। ये केवल और केवल ध्यान रखना, ये एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में ही कुछ सुधार करता है, अलग से कुछ प्रावधान नहीं करता, उसी में कुछ सुधार करता है। ठीक है, तो इस एक्ट में ध्यान रखना, अब तक भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी अभी तक ध्यान रखना, जैसे बंगाल पर कंपनी का अधिकार था, कलकत्ता जो बंगाल में है उस पर कंपनी का अधिकार था, मद्रास पर कंपनी का अधिकार था, बंबई पर कंपनी का अधिकार था। ठीक है, इधर पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे धीरे कंपनी आगे फैल रही थी। तो अभी तक ये कंपनी के नियंत्रण में ही क्षेत्र था और ब्रिटेन ने कभी नहीं कहा था उससे पहले कि भाई इन क्षेत्रों पे हमारा अधिकार है। पहली बार इस एक्ट में ब्रिटेन ने कहा कि ये ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का अधिकार है, इन क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार। तो इस एक्ट में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या कहा था कि बोर्ड ऑफ 1773 का जो एक्ट था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ध्यान रखना उसका काम क्या था? राजनीतिक कार्य भी थे और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्य भी उसी के अधीन थे। इस एक्ट ने, वो अपने आप में कमी थी कि दोनों काम केवल एक ही संस्था कर रही है, और एक ही संस्था करेगी तो सीधी सी बात है भ्रष्टाचार फैलेगा। अगर दोनों काम एक ही संस्था करेगी तो भ्रष्टाचार 100% फैलेगा। तो उसमें सुधार करते हुए उन्होंने क्या किया, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और कंपनी के जो वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्य थे उनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। उनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल कौन सा काम कर रहा था? वाणिज्यिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये तो केवल कौन सा काम कर रहा था? वाणिज्यिक काम कर रहा था। जबकि राजनीतिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। पहले ये दोनों काम कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इस एक्ट में एक नई संस्था अस्तित्व में आ गई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या काम करेगा? राजनीतिक या प्रशासनिक काम करेगा, वो प्रशासन का संचालन करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा? वाणिज्यिक, वो व्यापार करेगा। यानी दोनों को अलग अलग कर दिया, दो अलग अलग संस्थाएं अस्तित्व में आ गई। ठीक है, यानी राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और इसका काम क्या था? केवल राजनीतिक या फिर प्रशासनिक काम। ठीक है, जबकि वाणिज्यिक काम कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि 1773 के एक्ट में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों 2-3 बातें इसमें ये काम की चीजें हैं
ठीक है। पहली चीज कि पिट्स द यंगर उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके नाम पर इस एक्ट का नाम क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट, ध्यान रखना, केवल रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, केवल उसमें सुधार करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या था? कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया। अब वाणिज्यिक कार्य कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि पहले ही स्थापित था। और राजनीतिक कार्यों के लिए एक नई संस्था अस्तित्व में आई, उस संस्था को हमने क्या बोला? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या फिर नियंत्रक मंडल का नाम हमने दिया। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए नेक्स्ट जो एक्ट है दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट थी, उसकी सीमा मात्र 20 वर्ष की थी। 20 वर्ष के बाद नया कानून लाना था। हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट उसमें सुधार के लिए बीच में लाया गया था, लेकिन 20 वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया। उसमें ज्यादा कुछ खास प्रावधान नहीं है, वही प्रावधान थे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप याद रखना कि प्रत्येक 20 वर्ष में ये कानून बने थे ना। फिर उसके बाद 1793 का जो एक्ट आता है, उसके बाद 1813 का एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसमें क्या किया गया? दो खास बातें हैं इसमें, ये दोनों ही याद रखना। एक तो जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे ना, मिशनरी, ईसाई धर्म के प्रचारक थे मिशनरी, उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। क्योंकि ध्यान रखना, यूरोपीय जो अंग्रेज है उनका धर्म है ईसाई, और प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहता है। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया? जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धार्मिक गुरु थे, जो जिन्होंने धर्म का प्रचार करने का ठेका ले रखा था, उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी गई। कौन सी नीति के तहत? पवित्र खंड नीति के तहत। यहां पे दोस्तों देखो, पवित्र खंड नीति है, ये क्या कहती है कि भाई ये मानती है कि धर्म है जो ईसाई है वो सर्वमान्य और सबसे अच्छा धर्म है। ठीक है। और ईसा ने हमें जागरूक किया है कि आप इस धर्म को दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, क्योंकि यूरोप के अलावा जो ये यूरोपीय है ना, अन्य जातियों को असभ्य मानते हैं। अन्य जातियों को क्या मानते हैं? असभ्य मानते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? अभी देखो इसी से जुड़ा हुआ एक और है, श्वेत जाति का भार। श्वेत जाति का भार दोस्तों ध्यान से दोनों, ये श्वेत जाति का भार और पवित्र नीति एक दूसरे की पूरक ही है। श्वेत जाति का भार क्या कहता है कि ये अंग्रेज है ना, केवल भारत में नहीं आए, जितने भी विकासशील देश थे उन पे अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने क्या कहा? यहां पर शासन करने के लिए उन्होंने एक विचारधारा फैलाई कि भगवान है, उन्होंने हमें दूत बनाकर आपके पास भेजा है। भगवान ने हमें दूत बनाकर आपके पास भेजा है, हम शासन नहीं कर रहे, ये तो भगवान ने हमको दूत बनाकर भेजा है। और भगवान कहता है कि ये सब यूरोप के अलावा जितने भी हैं वो असभ्य हैं। वो क्या है? असभ्य हैं। और आप दूत बन के जाओ, वहां पे शासन करो, और वहां पे शासन करके उनको सभ्य बनाओ। इस तरीके की विचारधारा दुनिया में फैलाई इन अंग्रेजों ने। ऐसे ही पवित्र खंड नीति है। पवित्र खंड नीति है, उसमें भी क्या किया? उसमें भी कहा कि भाई ईसाई, भगवान ने खुद ने दूत बनाया है और कहा है कि ईसाई धर्म इस दुनिया में सबसे पवित्र धर्म है, वही जनता का उद्धार कर सकता है, वही दुनिया का उद्धार कर सकता है। तो आप फैल जाओ दुनिया में और दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। मिशनरियों ने क्या किया? देखो मिशनरी बहुत माइंडेड आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम अगर डायरेक्ट जाके कहेंगे ऐसी बातें कि ईसाई धर्म अच्छा है और आप अपना लो, कोई नहीं अपनाएगा भाई। क्यों अपनाएंगे? धर्म तो भारत में कूट कूट कर भरा था, हिंदू मुस्लिम कितनी कट्टरता थी, किसी दूसरे का धर्म क्यों अपनाएंगे? तो ईसाइयों ने क्या किया? ये मिशनरी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्कूलों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? स्कूलों का सहारा लिया। मिशनरी स्कूलें इन्होंने स्थापित करना शुरू कर दी और लोगों का माइंड बदलना उन्होंने शुरू कर दिया। और दोस्तों आज भी भारत में आपको लाखों मिशनरी स्कूलें मिल जाएगी। और उन मिशनरी स्कूल न केवल वो आधुनिक शिक्षा देती है,
बल्कि आज भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है। तो उस समय ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में आए और भारत में प्रचार प्रसार करने लगे, क्योंकि इस एक्ट में उनको अनुमति मिल गई थी। इस एक्ट में उनको अनुमति मिल गई थी, तो भारत में खूब प्रचार प्रसार किया, खूब स्कूलें स्थापित की। तब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इतनी स्कूलें, तो शिक्षा के लिए अलग से बजट होना चाहिए। तो इस एक्ट में पहली बार भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया दोस्तों। हालांकि वो रुपए कभी खर्च नहीं किए गए, वो इकट्ठे होते रहे, क्योंकि शिक्षा के संबंध में इतनी अच्छी खासी नीतियां मेकाले है। मेकाले की जो नीति, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक हम मेकाले को मानते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक हमें मेकाले को मानते हैं। तो दोस्तों ये 1 लाख रुपए का प्रावधान तो कर दिया। उस समय झगड़ा चल रहा था दो, कि शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए या फिर हिंदी या स्थानीय भाषा में दी जाए। इस बात को लेकर अंग्रेजों में दो गुट बने हुए थे। एक गुट चिंतित था कि अगर हमारी आधुनिकता को ये सीख गए, अगर अंग्रेजी सीख गए, अंग्रेजी सीखेंगे, हमारी आधुनिकता को ये सीखेंगे, हमारे साहित्य को ये पढ़ेंगे, इनमें जागरूकता आ जाएगी, हमें यहां टिकने नहीं देंगे। और हुआ भी अंत में यही, हुआ भी अंत में यही। जागरूकता आई, पाश्चात्य साहित्य पढ़ा, स्वतंत्रता के महत्व को समझा भारत ने, और अंग्रेजों को भगा दिया 1947 में। तो एक वर्ग वो चिंता कर रहा था, वो कहता था कि स्थानीय भाषा में इनको शिक्षा दो, अंग्रेजी में मत दो। तो दूसरा वर्ग कह रहा था कि नहीं, अगर जब तक इनको मन से अंग्रेज नहीं बनाया जाएगा, दिल से अंग्रेज नहीं बनाया जाएगा, माइंड से अंग्रेज नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये अपने भक्त नहीं बनेंगे, इसलिए इनको अंग्रेजी में शिक्षा दो। तो ये विवाद चल रहा था। इस वजह से ये 1 लाख रुपए कभी खर्च हुए ही नहीं। बाद में मेकाले आए, उनके समिति का गठन हुआ। मेकाले ने कहा कि भाई अंग्रेजी में शिक्षा दो। उस समय के शायद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ऐसे कुछ थे, हाँ शायद विलियम बेंटिंग ही थे, वो भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। दोनों के विचार मिले और भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी। फिर न केवल 1 लाख रुपए, बाकी बजट बढ़ाया गया और अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ भारत में विकास किया। आधुनिक शिक्षा पद्धति वो लेकर आए और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हमने पाश्चात्य साहित्य को जाना और स्वतंत्रता के प्रति हम जागरूक हुए। तो दोस्तों ये दो चीजें ध्यान रखना कि इस एक्ट में, एक तो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको भारत में धर्म प्रचार का ठेका दे दिया गया कि आप करो यहाँ पे धर्म प्रचार, कोई भी तरीका अपनाओ। तो तरीका अपनाया उन्होंने, स्कूलों का, मिशनरी स्कूलें स्थापित की। अजमेर में जाओगे आप, काफी स्कूलें आपको मिल जाएगी, है ना, और हर जगह ही मिल जाएगी ये तो। हालांकि ये मिशनरी स्कूलें काफी आधुनिक शिक्षा देती है, लेकिन धर्म का प्रचार साथ साथ करते हैं। दूसरा, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ना। नेक्स्ट प्रावधान है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। देखो, केंद्रीयकरण की दिशा में अभी एक तो भारत में केंद्रीयकरण की नींव तो डाल दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही दोस्तों, ठीक है। बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को भी ले आए थे वो, और केंद्रीयकरण की नींव डाली थी। लेकिन केंद्रीयकरण की दिशा में सबसे निर्णायक अगर कोई चार्टर एक्ट है तो वो है 1833 का एक्ट। सबसे निर्णायक है। और निर्णायक कैसे है दोस्तों? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, केवल बंबई, मद्रास और बंगाल, केवल 3 इसके नियंत्रण में थे। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का प्रशासन उसको सौंप दिया गया। अब पूरे भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था? गवर्नर जनरल। बंगाल से उसको पूरे भारत का बना दिया गया, पूरे भारत का प्रशासन, पूरे भारत का निर्णायक आदमी उसको बना दिया गया। कैसे भारत को कंट्रोल करना है, कैसे भारत को चलाना है, कौन कौन सी नीतियां यहां पे लागू करनी है, सब कुछ इसके हाथ में। सत्ता जब, ध्यान रखना दोस्तों, सत्ता जब सीमित होती है, एक व्यक्ति के पास आती है, उसको बोलते हैं केंद्रीयकरण, और सत्ता जब फैल जाती है उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोस्तों यहां पे तीन चीजें आई है, देखो एक तो हमने पढ़ा था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पढ़ा हमने, गवर्नर जनरल, ये कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और अब तीसरा पद नाम आ गया भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये तीन पद ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्रीकरण की दिशा में, केंद्रीकरण की दिशा में सबसे निर्णायक, चूंकि इसे बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अकेला एक व्यक्ति यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत का सबसे ताकतवर हुआ करता था, संपूर्ण सत्ता भारत की लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास थी, चूंकि पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया दोस्तों, एक विधि आयोग का भी गठन कर दिया गया, एक विधि आयोग की स्थापना की गई, और इस विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड मेकाले, जिनको अभी मैं बता रहा था ना, मेकाले थे, इनको आधुनिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है, यानी भारत में आधुनिक शिक्षा अगर शुरू की गई तो वो मेकाले समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। मेकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर जनरल थे, वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। तो भारत में अगर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई वो मेकाले के टाइम से हुई, इसलिए मेकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से जो विधि आयोग गठित किया गया था उसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे, लॉर्ड मेकाले। अब ध्यान रखना इस विधि आयोग का मुख्य कार्य क्या था, विधि आयोग का मुख्य कार्य था भारत में कानूनों का संचालन करना और कानूनों में सुधार करना, भारत में कानूनों का संचालन करना और कानूनों का सुधार करना, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, देखो ये एक्ट था केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था, क्यों था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सारी शक्तियां उसको सौंप दी गई, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, साथ में इसमें एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, पहले लॉर्ड मेकाले, मेकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। इस विधि आयोग का काम क्या था, भारत में कानूनों का संचालन करना और पुराने जो अपने रूढ़िवादी कानून थे उनमें सुधार करना और उनको संहिताबद्ध करना, उन कानूनों को, ये इसका काम था, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना इस एक्ट की आलोचना करते हुए सुभाष कश्यप जो संविधान के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा क्या कहा इस कानून को, केंद्रीय विधान मंडल है उसकी गंगोत्री कहा, केंद्रीय विधान मंडल है उसकी क्या कहा, गंगोत्री। दोस्तों गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है, गंगा का उद्गम, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है। और ये गंगा नदी बहते 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 बंगाल की खाड़ी, यानी सारी जो गंगा की धारा निकल रही है वो पूरी की पूरी कहां से निकल रही है, गंगोत्री से। इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने इस एक्ट को केंद्रीय विधानमंडल का गंगोत्री क्यों कहा, वजह थी भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है, सारी शक्तियां इस गवर्नर जनरल से निकल रही थी, सारी शक्तियां इस गवर्नर जनरल के पास थी और यहीं से पूरे भारत में प्रसारित हो रही थी। इसलिए सुभाष कश्यप ने केंद्रीकरण की दिशा में जो कदम उठाया गया था इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह जो एक्ट था भारत के लिए केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री के समान था, क्योंकि सारी शक्तियां का स्रोत था वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि भारत के हित में नहीं था, ठीक है दोस्तों। आज अब कंपनी के शासन में चार्टर एक्ट श्रृंखला में अंतिम जो अपना है वो है चार्टर अधिनियम 1853, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के बाद में दोस्तों
ताज का शासन आ जाता है, महारानी का शासन आ जाता है, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन आ जाता है। तो दोस्तों अंतिम में देखो क्या किया गया, यहां पे गवर्नर जनरल था, उसकी विधायी और प्रशासनिक शक्ति अलग अलग कर दी गई। अब ध्यान देना, यानी अभी तक हमने क्या कहा था, 1833 के चार्टर एक्ट में विधायी शक्ति भी गवर्नर के पास थी और प्रशासनिक शक्ति भी गवर्नर के पास थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, गवर्नर जनरल। अब ध्यान देना, कानून बनाना और कानूनों को लागू करना दोनों शक्तियां इसके पास थी, अब दोनों को अलग अलग कर दिया। और इसमें विधायी शक्तियों के लिए ध्यान रखना, भारत के लिए विधानमंडल स्थापित करने की बात कही गई। हालांकि यह विधानमंडल बनाया नहीं जा सका, चूंकि 1857 की क्रांति और फिर उसके बाद ताज का शासन, तो उसमें क्या हुआ वो वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, विधानमंडल विधायी कार्यों के लिए, प्रशासनिक तो किसके पास रहेंगे, गवर्नर जनरल के पास रहेंगे, और विधायी काम विधानमंडल की स्थापना की बात कही, लेकिन यह विधानमंडल क्रियान्वित नहीं हो पाया। ठीक है, साथ ही ध्यान रखना, पहली बार जो केंद्रीय विधान परिषद जो गवर्नर जनरल की थी, जिसमें गवर्नर जनरल का अधिकार था, उसमें स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी भारत के लोगों को भी सम्मिलित किया गया। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने भारत के प्रसन्न कुमार टैगोर को गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सचिव के रूप में नियुक्त किया। अब देखो असंतोष तो भारतीयों में फैल रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चूंकि भारत को भी थोड़ा बहुत प्रशासन में शामिल करो, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें प्रसन्न कुमार टैगोर को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सचिव के रूप में नियुक्त किया। प्रशासन में और ज्यादा भागीदार बनाने के लिए भारतीयों के लिए ध्यान रखना, सिविल सेवा में भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता भारत और ब्रिटेन दोनों जगह आयोजित की गई। अब इस प्रतियोगिताओं में, यानी सिविल सेवा उस समय की सबसे बड़ी सेवा हुआ करती थी, जैसे आज आईएएस है, सबसे बड़ी सेवा है इस देश में, और प्रशासन में काफी इनका वर्चस्व होता है, काफी इनका योगदान होता है नीतियां बनाने में। उसी प्रकार उस समय की जो सबसे बड़ी सेवा थी वो सिविल सेवा थी। उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों ही जगह खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें भारतीयों को शामिल करने की छूट प्रदान की गई और योग्य भारतीय अनेक इसमें चयनित भी हुए। तो ये एक अच्छा सुधार किया गया। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, यानी चार्टर एक्ट की श्रृंखला में ये अंतिम एक्ट है। इसके बाद में शासन का 1857 की क्रांति ने एहसास कराया अंग्रेजों को कि अगर गलत तरीके से शासन किया गया तो भारत में ज्यादा टिकना पॉसिबल नहीं होगा, तो ताज के पास शासन चला जाता है, कंपनी का शासन 1857 तक। तो ये अंतिम एक्ट है। इस एक्ट ने देखो बहुत ही अच्छा सुधार किया। एक तो गवर्नर जनरल था, संपूर्ण शक्तियां उसके पास थी, अब उसके विधायी यानी कानून निर्माण कार्य और कानूनों को लागू करने के कार्य यानी प्रशासन चलाने के कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया। विधायी कार्यों के लिए इस एक्ट में कहा गया कि भाई विधानमंडल बनाएंगे हम, जैसे आज संसद है ना वैसे विधानमंडल बनाएंगे, लेकिन वो बन नहीं पाया। अगला जो 1861 का एक्ट आता है उसमें ये बनाया गया था ना। तो फिर उसके बाद में केंद्रीय जो गवर्नर की जनरल परिषद थी उसमें स्थानीय यानी भारतीय लोगों को भी शामिल करने की इसमें शुरुआत की गई। प्रसन्न कुमार टैगोर थे, उनको सचिव नियुक्त किया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और सिविल सेवा की भर्ती थी, उसमें खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई और भारतीयों को उसमें शामिल होने की छूट प्रदान की गई। तो दोस्तों संवैधानिक विकास की दिशा में एक पार्ट था अपना ताज का शासन, जिसमें जो मुख्य मुख्य बातें थी वो आज की क्लास में हमने की। अब हम अगली क्लासों में हम जिसमें 1919 और 1935 का एक्ट और ज्यादा विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक, तो अगली क्लासों में हम ताज के शासन की बातें करेंगे और फिर उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे क्या हुआ, संविधान की क्या विशेषता, बाकी बातें करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।